हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। मैं ऋत्विक हूँ और मैं इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस लेकर आता हूँ जिससे जो बच्चे यूके में आके पढ़ना चाहते हैं या फिर जो लोग यूके में पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उन सब की मैं हेल्प करूँ अपनी एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। अभी नवंबर का महीना चल रहा है 2024, और मेरे को लगता है काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो 2025 में यूके आने के लिए प्लान कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, या फिर कुछ लोग हैं अभी यूके में जो ये सोच रहे हैं कि उनको क्या यूके में ही अपना फ्यूचर कंटिन्यू करना चाहिए क्या नहीं। सो आज की जो वीडियो है मेनली मैं उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा क्या यूके आपके लिए 2025 में मूव करने के लिए एक सही कंट्री है कि नहीं, या फिर जो लोग ऑलरेडी यूके में भी हैं उनको भी ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जो कि आपको कंसिडर करने चाहिए अगर आप इंडिया वापस आने का सोच रहे हो, या फिर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है डिसाइड करने में कि यूके में आपको अपना करियर देखना चाहिए या फिर इंडिया में देखना चाहिए। सो वो सारे डाउट्स आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैंने काफ़ी ही डिटेल्ड लिस्ट अपने लैपटॉप पे बना के रखी हुई है, और ये खाली मेरे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे नहीं है, मैंने बहुत लोगों से बात करी है उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। सो वो सारी चीज़ें कुल मिला के मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, और आज की वीडियो देखने के बाद होपफुली आपको समझ आ जाएगा कि यूके आपके लिए सही कंट्री है कि नहीं। तो अगर आप देखो यूके में आना चाहते हो, सबसे पहली चीज़ आपको अपने आप से ये पूछनी है कि आप यूके में शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो, यहाँ पे पढ़ाई करके थोड़ा एक्सपीरियंस लेके वापस जाना है, या फिर आप लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए आ रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये आंसर आपके पास स्टार्टिंग में होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप चीज़ों को वैसे ही कंसिडर करो बेस्ड ऑन योर लाइफ गोल्स। अगर आपका गोल है यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आना, देन यूके इज़ स्टिल अ गुड प्लेस। यहाँ पे आपको पढ़ाई के बाद 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा मिलता है अगर आपने मास्टर्स करी है, और पीएचडी वालों को 3 साल का मिलता है। सो पढ़ाई करने के बाद आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। कुछ टाइम काम करने के बाद आप वापस इंडिया भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे सेटल होना है तब आपको चाहिए होगी स्पॉन्सरशिप, या फिर और भी वीज़ा कैटेगरीज़ हैं थोड़ी, बट वो भी काफ़ी मुश्किल होता है यहाँ पे मिलना। एंड उन वीज़ा कैटेगरीज़ पे आना या फिर वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिलना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, और उस चीज़ को आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिकली अप्रोच करना होता है। सो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आना चाहते हो, देन यूके इज़ स्टिल अ गुड प्लेस। ऑफ कोर्स अभी जॉब मार्केट थोड़ी सी डाउनफॉल पर है, बट आई थिंक ऐसी कोई और कंट्री नहीं है जहाँ पे यूके से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाए इन कॉन्ट्रास्ट। क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी की अभी हम बात करें तो अभी चीज़ें उतनी ज़्यादा अपवर्ड्स नहीं जा रही हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पे यूके में आके पढ़ना चाहते हो और इसके लिए आपको बहुत बड़ा एजुकेशन लोन लेना पड़ रहा है, then in my opinion it's not worth it anymore. In majority of the cases, of course I don't want to make one generalized statement for everyone, because ऐसे भी लोग होते हैं जो पढ़ाई के बाद बहुत अच्छा पैकेज निकाल लेते हैं। बट अगर हम मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बात करें, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, और उसके बेसिस पे आप यहाँ पे अगर एज अ फ्रेशर आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। शायद आपके 2 साल की सेविंग्स 8 9 10 लाख ही हो पाएँ। तो अगर आप यहाँ पे 30 40 लाख रुपए का लोन लेकर आते हो तो वो उतना वर्थ इट नहीं है। अब इसमें एक चीज़ कंसिडर करने वाली है, अगर आपकी फैमिली का ऐसा बैकग्राउंड है कि ठीक है वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आपका जो एजुकेशन लोन होगा वो आपकी फैमिली पे ऑफ कर देगी अगर आपसे सारा नहीं हो पा रहा, और उतना ज़्यादा फाइनेंशियल आप पे बर्डन नहीं आने वाला, तो ऑफ कोर्स यहाँ की जो पढ़ाई है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ का ओवरऑल पढ़ने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अगर आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए उस केस में आप यहाँ पर आ सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे आके बहुत बड़ा एजुकेशन लोन लेना पड़ रहा है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लेना पड़ेगा अपने आप पे फाइनेंशियली और मेंटली, तो आई थिंक उतना ल्यूक्रेटिव ऑप्शन अब यूके नहीं बचा है। अब बात करते हैं वीज़ा स्पॉन्सरशिप की। तो देखो यहाँ पे ना वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया पहले से। अब इस टॉपिक पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, मैं सेम इन्फॉर्मेशन रिपीट नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत सारे रूल्स में चेंजेस आए हैं। बेसिकली जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि अब बहुत ज़्यादा हाई सैलरी चाहिए आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेने के लिए, और स्टार्टिंग लेवल पोजीशंस में वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कंपनीज उतनी सैलरीज जनरली ऑफर नहीं करती। लेकिन अगर आप एक स्किल्ड वर्कर हो, अगर आपके पास एक स्पेसिफिक नीश में अच्छी स्किल, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है। सो अगर आपके पास 3 4 साल का एक्सपीरियंस है किसी चीज़ में और वही सेम काम आप यहाँ पे आके करना चाहते हो, इन दैट सिनेरियो आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे आपकी ओवरऑल चांसेस सेटलमेंट के भी बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिलती है तो आपका पीआर का पाथवे भी खुल जाता है।
अब सब लोग यही बात करते हैं कि अगर बाहर आना है तो हमें पढ़ाई तो पहले करनी पड़ेगी। बट आप मानोगे नहीं, मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ जो अभी स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर हैं, बट वो डायरेक्टली इंडिया से यूके आए थे मूव होके। तो अगर आपने कोई प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशंस करनी है, जैसे सीएफए हो गया, एसीसीए हो गया, या फिर आप एक्चुअरी बनना चाहते हो, या फिर आप और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए काम कर रहे हो, तो ये सब कंपनी इंटरनल ट्रांसफ़र्स के भी थ्रू भेजती हैं यूके में। सो ये मत सोचना कि सिर्फ़ पढ़ाई ही एक ऑप्शन है यहाँ पे करना। अगर हो सकता है तो इंडिया में एक्सपीरियंस भी गेन करो, और आपको क्विट करके आना है तो क्विट करके आ जाओ। क्या पता आपको उसी कंपनी से मल्टीनेशनल कंपनी से इंटरनल ट्रांसफ़र भी मिल जाए। सो कोशिश करो इंडिया में अच्छा एक्सपीरियंस गेन करो, अच्छी जगह से करो, या फिर ऐसी प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशंस करो जिसकी यूके में वैल्यू है। अब अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो देखो, मैंने आपको बोला फ्रेशर्स की यहाँ पे सैलरी कम होती है। तो सैलरी का ओवरऑल सिनेरियो ऐसा है कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी जो इनिशियल सैलरी होगी दैट विल बी बिटवीन 25,000 पाउंड्स अ ईयर टू 30,000 पाउंड्स अ ईयर, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम सैलरी है। सुनने में आपको लगता है कि 25-30 लाख रुपीज़ के इक्विवेलेंट है वो अमाउंट, लेकिन अगर हम रेंट निकाल दें, खाना-पीना निकाल दें, रहने का सारा खर्चा निकाल दें, तो साल के आप 4 से 5 लाख रुपए इस सैलरी पे सेव कर पाओगे। हद से हद 7 या 8 कर लोगे, लेकिन उसमें भी घूमने-फिरने आप कहीं जाते हो, यूरोप चले जाते हो, तो वो भी सेविंग्स कम हो जाती हैं। तो स्टार्टिंग की सैलरीज़ यूके में कम है। तो अब आप सोचोगे अगर सैलरीज़ हैं इतनी कम तो फिर भी लोग यहाँ पे आके रहते क्यों हैं? तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि यूके की जॉब मार्केट ना आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवाती है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी सैलरी मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मार्केटिंग डोमेन में बताऊँ, अगर आप मार्केटिंग एग्ज़ीक्यूटिव की पोज़ीशन पे जॉइन करते हो तो आपको वही 25 से 30 हज़ार के बीच में 25-30 हज़ार पाउंड्स पर ईयर के बेसिस पे आपको कुछ बीच में मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2-3 साल का एक्सपीरियंस करके एक मैनेजर बन जाते हो तो आपकी 40 टू 50 के बीच में भी सैलरी लग सकती है। एंड मैंने अपनी सैलरी पे भी एक वीडियो बनाई थी, तो आप वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। लेकिन उसके अलावा अगर आप यहाँ पे सीनियर मैनेजर बनते हो, हेड ऑफ मार्केटिंग बनते हो, तो उस केस में आपकी 60 के, 70 के, 80 के तक भी सैलरी जा सकती है, और इसमें मैं बोनसेस इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। मोबाइल ऐप मार्केटिंग में भी काफ़ी सारी ऐसी जॉब पोजीशंस कि मेरे पास ऑफ़र्स आए हैं कि जिसमें 70-80 के वो ऑफ़र करते हैं, लेकिन सिंस उन सबके पास वीज़ा स्पॉन्सरशिप का ऑप्शन नहीं होता, मैं उनका इंटरव्यू भी नहीं दे पाता। लेकिन ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी जब आपके पास पीआर आ जाएगी, या फिर किसी कंपनी के पास लाइसेंस भी होगा, या फिर आपके पास और प्रोफाइल अच्छी करने के बाद अच्छी कंपनी से ऑफ़र आएंगे। सो थोड़ा स्टार्टिंग में स्ट्रगल होता है कुछ सालों का, लेकिन जैसे जैसे जॉब मार्केट में आप टिकते हो ना, आपकी ग्रोथ भी वैसी होती है। अब समझो आपके पास 6-7 साल का एक्सपीरियंस है और आपको 80-90 के अगर सैलरी मिल रही है, और वो भी सेम डोमेन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं कि इधर-उधर का टोटल मिला के, मतलब स्पेसिफिक चीज़ करने में उतना आपका एक्सपीरियंस है, तो शायद मार्केटिंग में इंडिया में आपको उतनी सैलरी ना मिले। आप साल का उसके इक्विवेलेंट 30-40 लाख ना कमा पाओ। इसके बाद आपको ना अपनी नेट सेविंग्स भी कंपेयर करनी है इंडिया और यूके की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडिया में काम कर रहे हो और इंडिया में आप रेंट पे रह रहे हो, तो आपको देखना है कि जो आपकी ओवरऑल सेविंग्स हो रही हैं इंडिया में रहते हुए, क्या वो यूके के कंपैरिज़न में कम है या ज़्यादा है? क्योंकि देखो, अगर आपका खुद का इंडिया में घर है और आपको रेंट नहीं देना पड़ रहा, तो आपकी बहुत अच्छी सेविंग्स हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको रेंट देना ही पड़ रहा है, तो अगर आपको रेंट पे रहना ही है तो फिर यूके आके रह लो। तो एक ये भी कंसिडरेशन हो जाती है अगर आपको यूके में आना है कि आप ओरिजिनली जब इंडिया में काम कर रहे हो तो वो एक रेंटेड जगह में रह के कर रहे हो या फिर अपने घर में कर रहे हो। तो अब थोड़े बेनिफिट्स की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि वर्क कल्चर हो गया। अब मेरे को यूके का वर्क कल्चर बहुत पसंद है। मेरी स्पेसिफिकली कंपनी में काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, इवेंट्स होते रहते हैं, फ्री लंच होते हैं, टीम आउटिंग्स होती हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट टीम का बहुत अच्छा है, सब काफ़ी एनकरेज करते हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, जो मैनेजर है वो बहुत नॉलेजेबल है, और माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होती काम की, टाइम से काम ख़त्म हो जाता है, और उतना ज़्यादा हेडेक नहीं होता काम का। और ये इंडिया में बिल्कुल ऑपोजिट था। एंड आई थिंक अगर कुछ लोग आप में से जो इंडिया में काम कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ उन्होंने एक्सपीरियंस करी होगी, कितना ज़्यादा हेक्टिक या फिर टॉक्सिक कल्चर बन सकता है इंडिया में काम करते हुए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो मेरे को तो यूके बहुत ज़्यादा बेटर लगता है। और इसके बाद अगर मैं सोशल लाइफ़ की बात करूँ तो वो भी मेरे को
यूके में बहुत बेटर लगती है। अब इंडिया में क्या है यार, आप फ्रेंड से मिल लिए, कहीं खाने चले गए या कुछ कर लिया, मतलब ज़्यादातर चीज़ जो रिवॉल्व करती है ना वो मूवी देखना, खाना पीना, मूवी देखना, खाना पीना, या थोड़ी बहुत इधर-उधर की एक्टिविटीज़। लेकिन यूके में मेरे को सोशल लाइफ़ ज़्यादा बेटर लगती है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं करने को। आप क्या कहते हैं, वहाँ पे देखो क्रिसमस के टाइम क्रिसमस मार्केट होती है, हैलोवीन के टाइम पूरा हैलोवीन का सब कुछ हो जाता है, और उसके बाद न्यू ईयर्स पे इतने बड़े-बड़े फायरवर्क्स होते हैं, और वहाँ की जो काउंसिल्स होती हैं वो मार्केट्स लगाती हैं। आप सिटी सेंटर में जाओगे तो आपको इतनी सारी शॉप्स मिल जाएँगी जिसमें आप नॉर्मल एक्सप्लोर कर सकते हो चीज़ें, और इतने इंटरेस्टिंग आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं कई बार मार्केट में जो आपने यूजुअली देखा भी नहीं होता। सो मतलब ओवरऑल यहाँ की जो सोशल लाइफ़ है, जो आउटिंग्स आप कर सकते हो, जिस जिस तरह की एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, थिएटर जा सकते हो, म्यूज़िकल्स देख सकते हो, और भी बहुत चीज़ें, वो मेरे को लगता है अभी इंडिया में उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो उस सेंस में मेरे को यूके काफ़ी सही लगता है। फिर आता है पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन तो आपको पता ही है भाई, इंडिया में तो बहुत बुरे हाल हैं, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, 300-400 तो एवरेज है। लेकिन यूके में यही 10 से नीचे आपको 2-3-4 के लेवल पे मिलेगा। तो अगर आप ऐसा फ्यूचर देखना चाहते हो जिसमें आप या आपकी फैमिली को एक साफ़ हवा मिले इन द लॉन्ग रन, तो यूके काफ़ी अच्छी जगह है। नहीं तो इंडिया में मैं जानता हूँ काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको अस्थमा जिनको है उनके लिए यहाँ पे साँस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सो पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूके बहुत अच्छी जगह है। इसके बाद हेल्थ केयर आता है। अब देखो हेल्थ केयर ऐसी चीज़ है, मैं उसको नेगेटिव भी नहीं मानता, पॉजिटिव भी नहीं मानता। नेगेटिव मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि फ्री है इन मोस्ट केसेस या फिर बहुत सारे सिनेरियोज़ में, और पॉजिटिव मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि यहाँ पे वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है और ट्रीटमेंट मिलने में बहुत टाइम लगता है। तो इंडिया और यूके में मैं वैसे तो कहूँगा इंडिया थोड़ा बेटर है हेल्थ केयर के मामले में, पैसे लगते हैं, लेकिन अगर आप पैसे दो तो इमीडिएटली इलाज हो सकता है, लेकिन यूके में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके बाद मैं सेफ्टी और फ्रीडम की बात करता हूँ गर्ल्स के लिए स्पेशली। तो इंडिया में आपको पता होगा लड़कियों को होता है कि रात के 10-11 बजे के बाद बाहर अकेले नहीं निकलना, या फिर एनवायरनमेंट थोड़ा उनके लिए स्कैरी हो सकता है। लेकिन ये चीज़ इन मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज़, जो मेट्रो सिटीज़ हैं यूके में, लंदन हो गया, एडिनबरा हो गया, तो इन सब जगहों पे जो लड़कियां होती हैं वो रात भर भी अगर वो बाहर रहना चाहें तो ऐसा कोई रिस्क नहीं होता। मतलब ठीक है, चोरी चकारी का तो लड़का लड़की दोनों को ही ध्यान रखना है, लेकिन अगर हम सेफ्टी और फ्रीडम की बात करें तो वो यूके में बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ पे शायद और ज़्यादा बात करी जा सकती है इन माई वीडियोज़, बट अभी के लिए मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इन दिस एस्पेक्ट यूके इज़ कंसिडर्ड मच मोर बेटर, जितना भी मैंने आसपास अपने सर्कल में सुना है। इसके अलावा यूके का बेनिफिट ये है कि यहाँ से आपको ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं काफ़ी। तो देखो यूके ना कुछ ऐसा है कि यूएस और इंडिया के बीच में यूके पड़ता है, और यूरोप से भी बहुत पास है। तो अब यूके में रहते-रहते ना बहुत सारे कंट्रीज़ को ट्रैवल कर सकते हो, जिसकी शायद आपको अपॉर्च्युनिटी इंडिया में रह के उतने अच्छे से ना मिले, क्योंकि ट्रैवल करना ही इतना एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव ट्रैवल करना है तो उसके लिए भी यूके बहुत बढ़िया जगह है रहने के लिए, और सस्ता ट्रैवल करने के लिए 20-20, 30-30 पाउंड में आपको फ़्लाइट टिकट्स मिल जाती हैं यूरोप की, और आप बहुत सारी कंट्रीज़ देख सकते हो, यूरोप की भी, अफ्रीका की भी, मिडल ईस्ट भी, उसके बाद आप कनाडा या यूएस का भी एक बार प्लान बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास यूके की पीआर आ जाती है तो इन दैट सिनेरियो आपका ब्रिटिश सिटीजनशिप का भी रास्ता खुल जाता है, और एक बार सिटीजनशिप आ जाए तो यूके का पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है जिससे आप और फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो, आई थिंक ओवर 180 कंट्रीज़। तो ये एक और बेनिफिट मेरे को लगता है। और इसके साथ-साथ आपको ये भी सोचना है कि अगर आप यूके में आते हो सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके पेरेंट्स का क्या होगा? बिकॉज़ अगर आपके सिबलिंग्स हैं या फिर आपके भाई-बहन हैं जो आपके पेरेंट्स के साथ ही रहेंगे इन द फ्यूचर, तो उस केस में आपका शायद डिसीजन थोड़ा ईज़ी हो जाए। बिकॉज़ अगर आपके सिबलिंग्स नहीं है या फिर आप एक सिंगल चाइल्ड हो, तो आपको भी लगता है कि इन द लॉन्ग रन आपके पेरेंट्स का ख़्याल कौन रखेगा? बिकॉज़ इतना ज़्यादा आसान नहीं होता अपने पेरेंट्स को अपने साथ बाहर ले आना। उसके भी काफ़ी सारे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं फाइनेंशियली, और स्पेस से रिलेटेड, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई थिंक ये काफ़ी डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन इस चीज़ के बारे में भी आपको कंसिडर करके चलना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, उनका गोल होता है एक बार वो पीआर ले लें और उसके बाद इंडिया और यूके के बीच में आना-जाना उनका लगा रहे, क्योंकि उनको यूके की सिटीज़नशिप भी नहीं चाहिए होती है, और उनको ये भी चाहिए होता है कि उनको एक ऑप्शन मिल जाए यूके से कनेक्टेड रहने का, और उसके साथ-साथ वो अपने पेरेंट्स का भी ख़्याल
रख सकते हैं इंडिया में रह के। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मैंने काफ़ी सारे ये जो टॉपिक्स डिस्कस करके आपके थोड़े डाउट्स क्लियर करे हों। अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, आपकी थोड़ी कन्फ्यूजन दूर हुई हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, बाय।